हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जैम 2021 के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है फ्रॉम P2 टू P3। एक्चुअली PK क्या है? PK डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू k। मतलब कि P2 में वो सभी पॉलिनोमियल्स होंगे जिनकी डिग्री एट मोस्ट 2 है, और P3 में वो सभी पॉलिनोमियल्स होंगे जिनकी डिग्री एट मोस्ट 3 है। Then there is a linear transformation from P2 to P3. Which one of the following polynomials is not in the range of t? इनमें से कौन सी polynomial इस t के रेंज में नहीं जा सकती? ठीक है। So let's try to find the general element of the range. Okay, उसके लिए क्या करना होगा? कोई डोमेन का जनरल एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है। So let's a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ऐसा जनरल एलिमेंट होगा। कोई जनरल एलिमेंट ले लिया कोई P2 में से, और फिर उस पर t लगाया। तो हमें क्या करना है? सेकेंड डेरिवेटिव प्लस x इंटू एफ ऑफ एक्स। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा? ये तो जीरो हो जाएगा, इसका दो बार डेरिवेटिव करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा। ये a2x होगा, फिर खाली a2 बचेगा। ओके, से हो जाएगा 2a2। देन प्लस x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस x इंटू दिस होल थिंग अगेन a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a2x क्यूब एंड a1x स्क्वायर, a1x स्क्वायर एंड a0x प्लस 2a2। ओके, सो दिस इज द जनरल एलिमेंट ऑफ द रेंज स्पेस ऑफ t। ठीक है। a2, a1, a0 इनको तुम अलग अलग बदलते जाओ रियल नंबर्स में से, and you will get the different and different elements from the range space of T। ओके, सो रेंज का जो जनरल एलिमेंट है वो ऐसा दिखेगा। ये हमने पता लगा लिया। नाउ वी वांट टू सी कि इनमें से कौन सी पोलिनोमियल रेंज में नहीं जाएगी। ओके, सो लेट्स ट्राई टू थिंक अबाउट दिस वन, x प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, दैट मीन्स a नोट की वैल्यू 1 हो जाएगी, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, दैट मीन्स a1 भी 1 हो जाएगा, और एक्स क्यूब नहीं है, दैट मीन्स एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 है, दैट मीन्स a2 इज 0। ओके, सो फॉर दिस a नोट, a1 एंड a2 अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं, सो देन वी विल गेट दिस। दैट मीन्स इसके ये जो है वो रेंज स्पेस में जा रही है, बिकॉज हमें ऐसे a नोट, a1, a2 मिल रहे हैं जो पुट करने पे ये बन जा रहा है। ओके, दैट मीन्स दिस इज गोइंग इन द रेंज ऑफ t। ओके, सो नाउ लेट्स पिक द सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। अच्छा, एक्स क्यूब है इसमें, इसका मतलब ए टू की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 1 है, और वहाँ पे a2 1 रखने से कांस्टेंट टर्म भी 2 आ रही है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब a1 को 1 रख सकते हैं, और देखो x वाली टर्म नहीं है, मतलब a नोट को 0 रख सकते हैं। तो ये तीनों वैल्यू रखने पे, सॉरी 0, तो ये तीनों वैल्यू रखने पे यहाँ पे ये बन जा रहा है ना। ये जनरल एलिमेंट था रेंज का, उसमें ये अगर हम पुट करते हैं तो ये बन जाता है, इसका मतलब ये भी रेंज में जा रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स पिक द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है? x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। यहाँ पे क्या है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, दैट मीन्स सिंपली a2 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, सो a1 इज इक्वल्स टू 0, एंड x का कोफिशिएंट 1 है, दैट मीन्स a नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, दैट मीन्स ये तीनों जब यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, दैट मीन्स ये भी रेंज स्पेस में जा रहा है। ओके, सो नाउ लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन इज x, oh sorry, we don't have to delete that। सो लास्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है? द इक्वेशन इज x प्लस 1। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट a नोट है, दैट मीन्स a नोट इज 1,
और कांस्टेंट टर्म 1 है, दैट मीन्स a2 इज 1/2, a2 इज 1/2 एंड x क्यूब नहीं है, इसका मतलब a2 इज 0, बट a2 इज ऑलरेडी 1/2 और यहाँ पे a2 को 0 भी होना पड़ रहा है ना, तो x क्यूब हटाने के लिए a2 को 0 होना हो रहा है और कांस्टेंट टर्म 1 रखने के लिए a2 को 1/2 होना है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कोई भी a1 a2 a0 नहीं मिलेंगे जिनको पुट करने पे ये बन जाए, तो इसका मतलब ये रेंज में नहीं जा रहा है। ओके, सो दिस इज द आंसर। इन दिस क्वेश्चन एक मैट्रिक्स गिवन है n क्रॉस n ऑर्डर की विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज और दो स्टेटमेंट है और हमें बताना है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू और बोथ आर ट्रू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। वो बोल रही है कि a पावर k इज इक्वल टू i n, अगर a पावर k इक्वल टू i n के बराबर है फॉर सम k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ a आर kth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, हर एक आइगन वैल्यू यानी कि कोई भी मैं आइगन वैल्यू लैम्डा अगर ले रहा हूँ a की, तो वो kth रूट ऑफ यूनिटी है, दैट मीन्स उसकी पावर k करने पर 1 आ जा रहा है। ओके, सो अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या हुआ, a पावर k माइनस आई एन 0 है और यहाँ से मुझे एक एनिलेटिंग पोलिनोमियल मिल गया x पावर k माइनस 1 इक्वल टू 0। ये पोलिनोमियल a को एनिलेट कर रहा है और एनिलेटिंग पोलिनोमियल, कोई भी एनिलेटिंग पोलिनोमियल जो होता है मैट्रिक्स का, वहां से जितने भी रूट्स मिल सकते हैं दोज आर द ओनली डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज a कैन हैव। ठीक है, कोई भी एनिलेटिंग पोलिनोमियल है, मिनिमल पोलिनोमियल ही समझ लो क्योंकि मिनिमल पोलिनोमियल खुद एक एनिलेटिंग पोलिनोमियल होता है, तो वो जितने भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज देगा एक के पास उतनी ही आइगन वैल्यूज हो सकती हैं, हो सकता है वो ज्यादा बार रिपीट हो रही है ना, हो सकता है वो इसमें हमें पता चले कि कम बार रिपीट हो रहा है लेकिन ओरिजिनली मैट्रिक्स में वो ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो, पर उनसे अलग और कोई आइगन वैल्यूज हो ही नहीं सकते। ओके, तो यहाँ से पता चल रहा है कि जितनी भी आइगन वैल्यूज होंगी उनको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी और इनसे अलग कोई आइगन वैल्यू हो नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सभी की सभी एक ही आइगन वैल्यूज kth रूट ऑफ यूनिटी है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ सेकंड में वो इसका रिवर्स कर रहा है, वो बोल रहा है कि अगर जितनी भी एक ही आइगन वैल्यू हैं वो kth रूट ऑफ यूनिटी अगर हैं तो क्या a पावर के आई एन होगा, है ना, उसका कन्वर्स कर दिया ऊपर वाली स्टेटमेंट का कि ये तो चलो ट्रू है, क्या इसका कन्वर्स ट्रू है। ओके, अब इसमें देखो इसने ये बोला कि a के पास जितनी भी आइगन वैल्यूज है ना वो kth रूट ऑफ यूनिटी है, वो ये नहीं बोल रहा कि पहले kth रूट ऑफ यूनिटी निकाल लो सारे के सारे और फिर बोलो कि ये सारे एक ही आइगन वैल्यूज है, नहीं, वो बोल रहा है जितनी a के पास है वो kth रूट ऑफ यूनिटी है, तो क्या a पावर k इक्वल्स टू आई एन होगा। ठीक है, तो यहीं से इसका काउंटर एग्जांपल हम बना सकते हैं कि a को हम ये ले लें, मान लो 1 1 0 1, ये क्या है, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, जो डायगोनल पे एंट्रीज होती हैं, तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज है हमारे पास 1 एंड 1। ओके, 1 क्या है, 1 तो 1 और -1 क्या होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, तो यानी कि 1 भी स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है। ओके, लेकिन ए स्क्वायर करने पे क्या आई आ रहा है, ए स्क्वायर करने पे आई नहीं आएगा, तो इसलिए एक ऐसी मैट्रिक्स मिल गई जिसकी सभी आइगन वैल्यूज सेकंड रूट ऑफ यूनिटी है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है, बट उसका स्क्वायर करने पे आई नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक काउंटर एग्जांपल मिल गया। ठीक है, जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो हेंस स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इन दिस क्वेश्चन एक वेक्टर स्पेस गिवन है विच इज सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो कोई a ले लिया इसमें से, इस वेक्टर स्पेस में से, और फिर एक सबस्पेस बनाया W इस वेक्टर स्पेस का, W इज स्पैन ऑफ दिस सेट। ओके, आई एन ए स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा और फिर इस W के डायमेंशन पे हमें कमेंट करना है। सो ओके, हमें स्पैनिंग सेट तो पता है, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि स्पैनिंग सेट प्लस लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो हमें बेसिस पता चल जाएगी और बेसिस पता चल गई तो हम डायमेंशन बता सकते हैं बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो स्पैनिंग सेट हमें पता है, हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है ना, मतलब इसका सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट कितना हो सकता है वो हम ढूंढना चाह रहे हैं, है ना, वही बेसिस होगा। ओके, सो
अच्छा, मैट्रिक्स n क्रॉस n का है, तो हमें एक बात पता है कि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगी वो n डिग्री की होगी। और बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या क्या कहती है कि मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो इसका मतलब एक एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी इस तरह से, a पावर n प्लस सम a1 a पावर n माइनस 1, ओके, प्लस a2 a पावर n माइनस 2 चलता रहेगा, सोन a n i n इक्वल्स टू 0। ऐसी इक्वेशन मिल गई। ठीक है, मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा इसको बिकॉज दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ओके, नाउ और हमने ये वही वाला a लिया जिससे हमारा w बना था, है ना, वही a लिया हमने। सो इसका क्या मतलब है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है और फिर भी सारे कोफिशिएंट्स 0 नहीं है। समझ रहे हो कि लीनियर कॉम्बिनेशन तो 0 हो गया, लेकिन जो कोफिशिएंट थे देखो यहाँ तो 1 है ना, तो नॉन जीरो कोफिशिएंट मिल गए जबकि लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एलिमेंट्स हमने लिए हैं, ये जो मैट्रिक्स हमने लिए हैं, ये सारी की सारी जो सेट बनाएगा वो एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा, है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट अगर होता तो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रखने पे कोफिशिएंट भी सारे 0 हो जाते, है ना। ओके, सो ये हो गया लीनियरली डिपेंडेंट। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सेट है, लेट्स से a पावर n माइनस 1 और a पावर a1 and I, okay, so let's say this is set। अब ये हमने सबसेट ले लिया इसका स्पैनिंग सेट का जो लीनियरली डिपेंडेंट था। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट मिल गया स्पैनिंग सेट का। ओके, सो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि जो जो बेसिस होगी वो कम से कम इससे तो छोटी होगी, है ना, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट ये मिल रहा है। अब इससे बड़ा जो सेट होगा वो तो ऑलरेडी डिपेंडेंट ही होगा, क्योंकि डिपेंडेंट का सुपरसेट डिपेंडेंट ही होगा। तो इसका मतलब जो बेसिस है वो इसका भी सबसेट होगी, इससे छोटी होगी वो बेसिस, है ना। बेसिस में इससे भी कम एलिमेंट होंगे, बेसिस में इससे कम एलिमेंट होंगे। इसका क्या मतलब है कि जो डायमेंशन है वो n+1 से कम होगी, है ना। जो डायमेंशन है w की वो लेस देन n+1 होगी, या फिर ये कह देते हैं लेस देन इक्वल्स टू n होगी। तो डायमेंशन अगर लेस देन इक्वल्स टू n है तो इसका मतलब n या n से कम है, n से ज़्यादा नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा n हो सकती है ना। तो उसको बोलते हैं एट मोस्ट n, है ना, कि n हो सकती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। इस क्वेश्चन में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है फ्रॉम Cn टू Cn। ठीक है, और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह की है। सो वी हैव टू टेल कि a नीलपोटेंट होगा या a के आइगन वैल्यूज़ का मॉडुलस 1 होगा, या 0 एंड 1 आइगन वैल्यूज होंगे एक, या ए सिंगुलर होगा। सो बाय लुकिंग एट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा अगर हम इसका मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने जाएं, बेसिस के एलिमेंट्स की इमेज निकाल के फिर बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें, फिर वो मैट्रिक्स फाइंड करने की कोशिश करें, तो दैट विल बी वेरी वेरी टफ, बिकॉज एक तो ये Cn है और वी हैव टू टेक केयर ऑफ n डायमेंशन, सो दैट इज़ नॉट वेरी इजी। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन, अब इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका नेचर है कुछ, देखो क्या क्या हो रहा है कि एक साइकिल है कि ये Zn देखो आगे आ गया। अगर मैं इस पे एक बार की जगह 2 बार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ तो क्या होगा, वो वही ऑपरेशन फिर से रिपीट होगा। ये जो Zn है ये यहाँ आने की बजाय यहाँ चला जाएगा, फिर वहाँ चला जाएगा। ओके, फिर से लगाते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, यानी कि a पावर n अगर लगाते हैं इस पे Z1 Z2 Zn, तो वो आपस से यही मिल जाएगा Z1 Z2 Zn, यानी कि आइडेंटिटी बन जाएगा a पावर n, है ना। ये दिस इज फॉर एनी रैंडम एलिमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि a पावर n विल बी इक्वल्स टू in फॉर सम n, फॉर सम n क्या, दिस n, है ना। सो अगर ये ट्रू है तो इसका क्या मतलब हुआ, एक एनिलेटिंग पोलिनोमियल मिल गया दैट x पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसकी डिग्री n है ना, और जो ओके, सो इसकी डिग्री n है। ओके, नाउ
दिस इज एन एनिलेटिंग पोलिनोमियल। और जो एनिलेटिंग पोलिनोमियल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एनिलेटिंग पोलिनोमियल कोई भी होता है किसी भी मैट्रिक्स का, तो देखो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, बट एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इज ए मैट्रिक्स, तो अब हम मैट्रिक्स की बात भी कर सकते हैं ना। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो एनिलेटिंग पोलिनोमियल होता है, वहाँ से जितने भी रूट्स आएंगे केवल उतने ही डिस्टिंक्ट रूट्स मैट्रिक्स के पास हो सकते हैं, ठीक है, उससे अलग नहीं हो सकते। हो सकता है कि रिपीट वो ज़्यादा बार हो रहे हो, बट रूट्स वही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो भी रूट्स मिलेंगे उनके बारे में हमें पता है कि वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, जो इतनी भी आइगन वैल्यूज होंगी, ओके, वो इसको सेटिस्फाई करेंगी, ओके। सो एक ही सभी आइगन वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अब दोनों तरफ मोड लगा देते हैं, तो इट विल बी दिस, हेंस मोड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। तो यानी कि एक ही कोई भी आइगन वैल्यू हम ले लें तो उसकी जो मॉड्यूलस वैल्यू है वो 1 होगी, ओके। सो दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में देखो वी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस गिवन है और टी एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है फ्रॉम वी टू वी, और जो टी का रैंक है और जो टी स्क्वायर का रैंक है वो बराबर है, ओके। सो दिस डिनोट्स द रेंज स्पेस एंड दिस डिनोट्स द null space of T, and it is MSQ, so more than one answer may be correct. So let's start with this first option. Okay, so T का और T स्क्वायर का रैंक इक्वल है, तो रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलती है, दैट डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T, ओके। सो अच्छा, अगर T V2V है तो T स्क्वायर भी V2V होगा, है ना। तो डायमेंशन ऑफ V किसके बराबर होगी, रैंक ऑफ टी स्क्वायर प्लस नलिटी ऑफ टी स्क्वायर। फिर ये दोनों तो इक्वल हैं, तो इसलिए इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो जो नलिटी है, देखो नलिटी और नल स्पेस में क्या फ़र्क है, नलिटी बताती है कि डायमेंशन क्या है नल स्पेस की, और नल स्पेस उन एलिमेंट्स को कंटेन करता है जो जीरो पे मैप हो रहे हैं, ठीक है। सो हमें क्या पता चल गया कि जो नलिटी है टी की वो इक्वल हो जाएगी नलिटी ऑफ टी स्क्वायर के। तो उससे ये प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है डायमेंशन सेम हो लेकिन स्पेस अलग हुए, तो है ना, इससे ये नहीं प्रूफ होता, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, ओके। सो लेट्स टेक एन एलिमेंट फ्रॉम नल, यहाँ से नल स्पेस ऑफ टी में से। सो इफ आई टेक x बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ t, देन व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट t ऑफ x इज 0। t ऑफ x 0 है, एक और बार t लगाऊंगा तो, क्योंकि जीरो हमेशा जीरो पे मैप करती है लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, सो आई विल गेट टी स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब टी स्क्वायर एक्स पे 0 हो गया, इसका क्या मतलब है, एक्स बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ टी स्क्वायर। देखो नल स्पेस ऑफ टी में से लिया था, चला गया नल स्पेस ऑफ टी स्क्वायर में, तो इसका क्या मतलब है, ये इसका सबसेट है, ठीक है। सो नल स्पेस ऑफ टी इज सबसेट ऑफ नल स्पेस ऑफ टी स्क्वायर, और इनकी डायमेंशन भी इक्वल है। देखो एक थ्योरम होती है कि अगर कोई सबस्पेस है, ठीक है ना, ये इसका सबस्पेस हो गया, तो अगर कोई सबस्पेस है और उसकी डायमेंशन बराबर है स्पेस के, तो वो दोनों सबस्पेस और स्पेस दोनों बराबर होते हैं। तो क्योंकि देखो ये सबस्पेस बन रहा है, और अभी हमने प्रूफ किया था कि इनकी डायमेंशन बराबर है, ठीक है। क्या प्रूफ किया था कि हमने इनकी डायमेंशन भी बराबर है, तो डायमेंशन बराबर है और वो सबस्पेस है, तो इसका मतलब वो स्पेस इक्वल होते हैं, okay, so hence first option is correct, okay। Similarly we can prove the second option। कैसे, देखो यहाँ से कोई एलिमेंट ले लेते हैं, कहाँ से ले लेते हैं, y ले लेते हैं कोई r t स्क्वायर में से, ठीक है, रेंज स्पेस में से। तो इसका क्या मतलब हुआ, कोई ना कोई x मिलेगा सच दैट टी स्क्वायर ऑफ x क्या मिल रहा होगा, हमें y मिल रहा होगा। इसका क्या मतलब हुआ, t ऑफ x इज y। इसको अगर z बोल दो तो हमें क्या मिल जाएगा, t ऑफ z इज इक्वल्स टू y। तो y तो किसी z की इमेज है t के अंडर, तो इसका मतलब y क्या है, t के रेंज स्पेस में है ना। सो y बिलोंग्स टू रेंज स्पेस ऑफ t। तो लिया कहाँ से था, यहाँ से लिया था, और एलिमेंट यहाँ का प्रूव हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि r ऑफ t स्क्वायर इज ए सबस्पेस ऑफ रेंज स्पेस ऑफ t, और डायमेंशन इनकी बराबर दे रखी है
है ना, तो इसका क्या मतलब है, ये भी इक्वल है। सो फर्स्ट टू ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, नाउ चेक द थर्ड ऑप्शन। इसमें से कुछ x ले लिया मान लो इस इंटरसेक्शन में से। ओके, इस इंटरसेक्शन में से कोई x ले लिया। अभी क्या होगा, x यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ जाएगा का क्या क्या मतलब है कि t ऑफ x क्या होगा, t ऑफ x क्या होगा, 0 होगा, है ना। ओके, अब यहाँ भी जा रहा है, यहाँ जा रहा है का क्या मतलब है, कोई x1 मिलेगा, लेट्स से सच दैट t ऑफ x1 इज t ऑफ x1 इज t ऑफ x1 इज x, है ना, क्योंकि x क्या है, रेंज में चला गया, तो कोई तो एलिमेंट मिलेगा ना जो उसकी प्रीमेज बनता हो। ओके, सो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास हैं। ओके, सो अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड t लगा दें तो ये बन जाएगा t स्क्वायर ऑफ x1 इक्वल्स टू t ऑफ x, और t ऑफ x तो 0 है ना, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, x1 कहाँ चला गया, x1 चला गया नल स्पेस ऑफ t स्क्वायर में। और अभी हमने प्रूफ किया नल स्पेस ऑफ t स्क्वायर इज नथिंग बट नल स्पेस ऑफ t, तो ये नल स्पेस ऑफ t में भी चला जाएगा। और अगर नल स्पेस ऑफ t में चला गया तो इसका क्या मतलब है, इसका तो ये मतलब है कि t ऑफ x1 0 होना चाहिए, है ना, t ऑफ x1 0 होना चाहिए। और t ऑफ x1 अगर 0 हो गया तो इसका मतलब x 0 हो गया, और x कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था हमने, है ना, तो इस इंटरसेक्शन में से मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ वो 0 प्रूफ हो जा रहा है ना, वो 0 बन जा रहा है। इसका मतलब इस इंटरसेक्शन में 0 के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं जा सकता, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज करेक्ट। ओके, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल तुम आराम से बना सकते हो जिसमें इसका t का रैंक और t स्क्वायर का रैंक इक्वल है, बट फिर भी नलिटी को ट्रिवियल स्पेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। एक बेसिक एग्जांपल मैं भी तुम्हें दे देता हूँ। लेट्स से t फ्रॉम r2 टू r2, t डिफाइन कर लो, लेट्स से x कोमा y को 0 कोमा y पे भेज देते हैं, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तुम टी स्क्वायर जब फाइंड करोगे तो वो भी यही आएगा, ठीक है, जब टी स्क्वायर फाइंड करोगे तो वो भी यही आएगा। अभी क्या है कि देखो टी और टी स्क्वायर अगर बराबर ही हो गए तब तो फिर इनका रैंक बराबर होना ही है, लेकिन इस केस में नलिटी 0 नहीं है ना। क्यों 0 नहीं है नलिटी, क्योंकि देखो नलिटी में कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे जो नॉन जीरो होंगे, जैसे कि नलिटी में 5,0, देखो ये नलिटी में चला जाएगा, क्योंकि इस पर अगर मैं टी लेता हूँ, टी ऑफ 5,0 करता हूँ तो मेरे को 0,0 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन जीरो एलिमेंट चला गया नलिटी में। तो ऐसे ही नलिटी में बहुत सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स चले जाएंगे, तो इस जरूरी नहीं है कि ये 0 हो, है ना, इसलिए ये होगा इनकरेक्ट। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। इन दिस क्वेश्चन एक मैट्रिक्स गिवन है A m क्रॉस n ऑर्डर की, where m and n both are greater than 1, और बताया है कि अगर ये सिस्टम हम अज्यूम करें Ax इक्वल्स टू B1, तो इस सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, तो सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं, और नो सॉल्यूशन कब होते हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन एकदम आसान है। तो देखो दो चीज़ें हैं कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो हम क्या करते हैं कि अगर रैंक ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के, और सिस्टम ये है, ठीक है ना, ए एक्स इक्वल्स टू बी, ए सिस्टम, ये दोनों अगर बराबर हैं और ये बराबर है नंबर ऑफ वेरिएबल के, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, अगर ये दोनों बराबर तो हो जाएं, ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएं, बट ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर ना आए, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तब हम बोलते हैं क्या क्या होगा, तब होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर ये बराबर ही ना हो, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू हो जाए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के, तब हम बोलते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन,
ठीक है। अच्छा, ये है जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, पर यहाँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, मतलब हो भी सकती है पर जनरल मैट्रिक्स गिवन है एम क्रॉस एन की, तो वो कुछ भी हो सकती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम ये देखते हैं कि अगर रैंक ऑफ ए बराबर हो रहा है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के, ठीक है, और जो नलिटी ऑफ ए है वो इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तब बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर ये इक्वल हो रहे हैं और नलिटी ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तब बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर ये इक्वल नहीं हुए तो सॉरी, अगर ये इक्वल ही नहीं हुए, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड, देन वी से नो सॉल्यूशन। ओके, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ जगह बना लेते हैं। सो ये बोल रहा है कि ए एक्स इक्वल्स टू बी के पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, मतलब ये वाला केस हो रहा है ए एक्स इक्वल्स टू बी वन के साथ। नलिटी जो है वो ए की 0 से बड़ी है और ये दोनों रैंक इक्वल आते हैं। अब नलिटी 0 से बड़ी है, अब हमने सिस्टम चेंज कर दिया, हमने कर दिया ए एक्स इक्वल्स टू बी टू, लेकिन मैट्रिक्स तो वही रही, मैट्रिक्स तो चेंज नहीं हुई ना, तो नलिटी तो अभी भी क्या कहते हैं 0 से बड़ी ही होगी। और अगर नलिटी 0 से बड़ी होगी तो क्या यूनिक सोल्यूशन हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। तो इस सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो यूनिक सोल्यूशन निकाल दो। फिर बोल रहा है फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन फॉर सम बी। देखो यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकता, मतलब एक यूनिक सोल्यूशन नहीं है, और कुछ तीन ही कंडीशन होती है हमारे पास, या तो यूनिक सोल्यूशन, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, या नो सोल्यूशन। फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन तो कभी होता ही नहीं है ना। मतलब तुम एक सोल्यूशन को फाइनाइट बोल सकते हो, बट हमने उसको तो पहले ही हटा दिया ना, एक सोल्यूशन तो है ही नहीं। जब और फाइनाइटली मतलब ऐसा तो होता ही नहीं है कि 5 सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, या तो एक करता है या इनफाइनाइट करते हैं, है ना। तो इसको भी हटा सकते हैं। अब बचे ये दोनों ऑप्शन। अब ये कह रहा है कि नो सोल्यूशन, कोई ऐसा B2 मिल जाएगा जिसमें नो सोल्यूशन होगा। तो जब अगर हमारे पास पूरी इंडिपेंडेंस है इस B2 को चूज करने की, तो हम एक ऐसा B2 आराम से चूज कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल ना हो। ठीक है, तो इसलिए नो सोल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, एक B2 ऐसा मिल जाएगा कि हम ऐसा भी B2 ढूंढ देंगे कि वो एक रैंक को चेंज कर दे, क्योंकि ऐसे B2 बहुत सारे मिलेंगे जो रैंक को सेम रखे, लेकिन ऐसा B2 भी मिल जाएगा जो एक के रैंक को चेंज कर देगा, है ना। बस हमें ऐसा लेना है जो इंडिपेंडेंट हो बाकी जो 3 कॉलम्स उसमें प्रेजेंट हैं उनके। ठीक है, ओके। सो ये एक पॉसिबल है इजीली, एंड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन पॉसिबल है नहीं। देखो इनफाइनाइटली मनी के लिए ये चाहिए था, ये तो ऑलरेडी हमें मिल गया, क्योंकि ये तो वहाँ से मिल गया ना, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन इस वजह से मिल गया। और ये हम बना सकते हैं, मतलब कि ऐसा भी आराम से चूज कर सकते हैं, मतलब ये जो B2 है, एक ऐसा आराम से हमें B2 मिल जाएगा जो ए के रैंक को चेंज नहीं करता। करना क्या है, मान लो ए में 4 कॉलम थे, तो 5वां कॉलम जो B2 का हम लगा रहे हैं वो ऐसा लगाना है जो इन चारों के डिपेंडेंट हो, इन चारों का कॉम्बिनेशन हो, है ना। चारों को ऐड करके लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या होगा, रैंक चेंज नहीं करेगा मैट्रिक्स का, और रैंक चेंज नहीं करेगा मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और नलिटी ऑलरेडी 0 से बढ़िया, तो ये भी पॉसिबल है ना। ऐसा B2 हमें मिल जाएगा जो रैंक को चेंज कर दे, और ऐसा भी B2 भी मिल जाएगा जो रैंक को सेम रखे, और ये ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए A और C पॉसिबल है, B और D पॉसिबल नहीं है। सो A एंड C आर करेक्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं एक वेक्टर स्पेस दिया और उसकी डायमेंशन पूछी है। ओके, तो हमारी अप्रोच क्या इसमें रहेगी कि हम कोई जनरल एलिमेंट लेंगे इस वेक्टर स्पेस का, और फिर ये देखेंगे कि उस जनरल एलिमेंट को लिखने के लिए कितने फ्री वेरिएबल अवेलेबल हैं। ओके, जितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स होंगे वही डायमेंशन होगी उस वेक्टर स्पेस की। ओके, सो वेक्टर स्पेस कुछ इस तरह है कि इसमें सभी कंटिन्यूस फंक्शन है जो फ्रॉम 0 to 2 दिस इंटरवल टू आर, और अगर उस कंटिन्यूस फंक्शन को मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ इस इंटरवल के बीच में, तब मुझे पॉलिनोमियल मिलती है ऑफ डिग्री 2 और लेस। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं रिस्ट्रिक्ट करता हूँ 1 और 2 के बीच में, तब मुझे पॉलिनोमियल मिलती है डिग्री 3 और लेस। ठीक है, तो और 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है,
तो इस जो जो फंक्शन इन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो सारे के सारे कहाँ हैं, वो सारे के सारे वी में हैं। ओके, और उस वी की हमें डायमेंशन बतानी है। तो वी का कोई जनरल एलिमेंट अगर ले लें तो वो कैसा दिखेगा, देखो 0 पे 0 है, और 0 पे तो 0 है, और 0 से 1 के बीच में रिस्ट्रिक्ट किया तो पोलिनोमियल मिल रही है ऑफ डिग्री 2 और लेस, है ना, और 0 पे 0 है इस वजह से जो पोलिनोमियल मिल रही है उसमें कांस्टेंट टर्म होगी ही नहीं, है ना, क्योंकि अगर उसमें कांस्टेंट टर्म है तो फिर एफ ऑफ 0 0 नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए कांस्टेंट टर्म उसमें से हटानी पड़ेगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं a1x प्लस a2x² ये होगा व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में जब है तो इस तरह की हमें जनरल पोलिनोमियल 2 डिग्री की मिल रही है जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 है बिकॉज एफ ऑफ 0 इज 0। नाउ अगर हम बात करें व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 2, तब हमें पोलिनोमियल मिल रही है ऑफ डिग्री 3, आई मीन 3 और लेस, है ना। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं बी नोट प्लस b1x प्लस b2x² प्लस b3x³ ठीक है। तो ये हो गया जनरल एलिमेंट कहाँ का, v का। इसमें नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल हम देखें तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इसका आंसर लग रहा है, पर 6 इसका आंसर नहीं है बिकॉज हमने इसमें एक बात मिस कर दी। ओके, वो देखो क्या है जिसको कोई इजीली मिस कर सकता है, वो ये है कि फंक्शन जो है ना वो कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 1 पे वैल्यू दे रहा है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो एक कंस्ट्रेंट और बढ़ गया हमारा, यानी कि जब मैं x को 1 पुट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, a1 प्लस a2 इक्वल होना चाहिए b0 प्लस b1 प्लस b2 प्लस b3 के, एक कंस्टेंट और बढ़ गया, है ना। तो इसका मतलब ये सारे के सारे वेरिएबल्स फ्री नहीं है, ये जो 6 वेरिएबल्स हैं, ये 6 वेरिएबल्स हैं जो ये फ्री नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन को फॉलो करते हैं। तो जब ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक वेरिएबल को फिक्स कर देंगे, के मान लिया इस वेरिएबल को b3 को, और बाकी जो है वो सॉरी इसमें हम क्या करते हैं कि हम हाँ सॉरी एक को फिक्स कर देंगे, मतलब एक डिपेंडेंट हो जाएगा बाकी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, समझ रहे हो। मतलब कि कहने का मतलब मेरा ये है कि ये a2 हो गया, b0 हो गया, b1 हो गया, b2 हो गया, b3 हो गया, ये कुछ भी वैल्यू लें हमें फर्क नहीं पड़ता, a1 अपने आप को एडजस्ट कर लेगा इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि ये इक्वेशन सेटिस्फायर, मतलब कि ये वेरिएबल्स फ्री हैं, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल 6 आ रहे थे, लेकिन अब क्या है कि एक डिपेंड कर रहा है बाकी के 5 पर, तो इसलिए फ्री वेरिएबल सिर्फ 5 बचे, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो 5 होगी। सो इन दिस क्वेश्चन इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, विच इज़ वेरी इजी इफ़ यू जस्ट अप्लाई सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सो जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है रो और कॉलम, उनको लगाने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। सो वी कैन डू C2 पे ऑपरेशन लगा सकते हैं, C2 माइनस सॉरी C2 माइनस C1, और C3 पे लगा सकते हैं C3 माइनस C1, और C4 पे लगा सकते हैं C4 माइनस C1। ये क्यों किया, क्योंकि ये जो सारे टर्म्स हैं फिर 0 और -1 में रह जाएंगी, है ना। सो जो डिटर्मिनेंट है वो ईजी टू कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या बच गया डिटर्मिनेंट, यहाँ हो जाएगा 2021 2021 2021 2021, बिकॉज इसको हमने चेंज नहीं किया, बाकी में किया था। तो यहाँ हो जाएगा -1 -1 -1, ओके, और यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 0 0 0, ओके, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी कॉलम या किसी भी रो में से तुम कॉमन ले सकते हो। सो इट विल बी 2021 into my determinant of 1 -1 -1 -1 1 0 -1 -1, oh sorry 1 0 0 -1 1 0 0 0। सो दिस इज इट। अब बस इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, वो इस रो में एक्सपेंड कर देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 के रिस्पेक्ट में ही करना होगा। तो इसकी पोजीशन देख लेते हैं 1 की क्या है, अगर ये प्लस माइनस तो ये माइनस रहेगा, -1 रहेगा, ठीक है। तो क्या बन गया, -1
इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, यही बच गया, वो माइनस बाहर ले लो। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हुआ है, तो ये तो अपर ट्रायंगुलर है, तो इसका डिटर्मिनेंट तो प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स होगा, और डायगनल का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, सो -1 इंटू -2021, इट विल बी 2021, सो आंसर इज 2021। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। सो इसमें मैट्रिक्स गिवन है और ये लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है। अच्छा, तुम इसमें देखोगे तो ये रो और ये रो सेम है ना। इसका क्या मतलब है कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो होगा, और डिटर्मिनेंट जीरो है मतलब इसकी कम से कम एक आइगन वैल्यू जीरो है। ओके, एक आइगन वैल्यू तुम्हें पता है, बाकी दो निकाल लो और फिर देख लो उनमें से सबसे बड़ी आइगन वैल्यू क्या है, दैट विल बी द आंसर। ओके, तो जब तुम निकालोगे तो आई थिंक इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है वो ये आएगी +16 लैम्डा। ओके, दिस विल बी द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, देन लैम्डा कॉमन लेके माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 0। सो एक तरफ आ गया लैम्डा इक्वल्स टू 0, इधर आ गया लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड लैम्डा इक्वल्स टू +-4। सो 4 इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। ओके, इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया ए, और फिर टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किए फ्रॉम M4R टू M4R, और M4R है क्या, M4R इज वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 4x4 मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज। ओके, यानी कि जितने भी 4x4 के मैट्रिक्स हो सकते हैं वो सभी इकट्ठा कर ली, तो दिस इज द M4R। और फिर एक टी डिफाइन किया है, टी है उसका नाम दिया फ्रॉम M4R टू M4R। ओके, और वो टी करता है क्या है, एक्स के साथ राइट में मल्टीप्लाई करता है और एक्स के साथ लेफ्ट में मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करता है। किसी भी अगर एक एक्स का तुम्हें इमेज चाहिए तो सॉरी, ए को पहले लेफ्ट मल्टीप्लाई करता है फिर राइट और देन सबट्रैक्ट। सो इसका रेंज बताना है टी का, ठीक है, जो भी मैप है और जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी डायमेंशन ऑफ रेंज बतानी है, मतलब कि रैंक बताना है बेसिकली टी का। तो तुम क्या कर सकते हो, अगर ये मतलब कि छोटी होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो तुम मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो, और फिर जो उस मैट्रिक्स का रैंक होगा वही टी ए का रैंक होगा, है ना। लेकिन क्या है कि यहाँ पे ऐसा पॉसिबल तो है, पर बहुत ही लेंदी हो जाएगा, क्योंकि देखो अब M4R की डायमेंशन क्या है ना, 4x4 की जो मैट्रिक्स होती है, अब इसमें कितने फ्री वेरिएबल है, 16। तो M4R की जो डायमेंशन है वो 16 है। अब तुम मतलब कि 16 एलिमेंट है इसके बेसिस में, है ना, कभी यहाँ पे 1 रखोगे बाकी जगह 0 रखोगे, फिर यहाँ 1 रखोगे बाकी जगह 0 रखोगे, तो ऐसे करके 16 एलिमेंट है। अब उन 16 के 16 की तुम पहले इमेज निकालोगे, ठीक है, और फिर उन एलिमेंट्स को तुम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे बेसिस के, और फिर वहां से मैट्रिक्स बनाओगे, तो वो 16x16 की मैट्रिक्स बनेगी, और फिर उस 16x16 की मैट्रिक्स का तुम रैंक निकालोगे, वो आंसर आएगा। सो दैट इज नॉट पॉसिबल हियर, है ना। सो what else we can do is we can try to find the general element of the range space। रेंज में जो एलिमेंट जा रहा है वो जनरल एलिमेंट कैसा दिखता है, ये हम कोशिश कर सकते हैं ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट्स से ये जो x है ये कोई जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो वो कैसी होगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ओके, ऐसी होगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो इसकी इमेज निकालनी है हमें, तो इसकी इमेज निकालनी है क्या है, ए को पहले लेफ्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ए को लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, ये हो गया, सो फाइनली ये हो गया। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन क्या दे रही है, ए बी सी डी, ओके, देन या ई एफ जी एच, और अब ये माइनस कर दे रही है सबको, -i -j -k -l एंड इट इज -m -n -o -p, ओके, ये बन जा रहा है। तो ये तो था जब इधर मल्टीप्लाई किया, अब इसी को मैं राइट में मल्टीप्लाई करूँ तो, ठीक है, राइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लिख लेते हैं एक बार जल्दी से, कि अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच, सो इसको अगर हम करते हैं राइट में मल्टीप्लाई अब की बार, क्योंकि अब की बार राइट में करना है ना, और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है।
तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 माइनस 1। ओके, तो ये किया। तो अब मैट्रिक्स क्या आ रही है, यहाँ लिख लेते हैं। फिर से वही, यहाँ आ जाएगा ए, और यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ सी, यहाँ डी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ माइनस सी और यहाँ माइनस डी। ओके, देन सिमिलरली मतलब वही होगा इसमें भी, सी एफ, सॉरी ई एफ माइनस जी माइनस एच, और यहाँ पे हो जाएगा आई जे माइनस के माइनस एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एम एन माइनस ओ माइनस पी। ओके, फाइनली ये बन गया। तो अब हमें क्या करना है, देखो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रेंज का जनरल एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। अब देखो, ये था जब हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया था, ये था जब हमने राइट में मल्टीप्लाई किया। तो दिस माइनस दिस इज दिस, तो माइनस करेंगे तो देखो क्या बचेगा, ये तो पॉजिटिव वाले, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। अब इसको इसमें से माइनस करूंगा तो सी माइनस माइनस सी, ये टू सी कर देगा, डी माइनस ये टू डी कर देगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये टू जी हो जाएगा, ये टू एच हो जाएगा, और ये माइनस टू आई हो जाएगा, ये माइनस टू जे हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा, ओके ये जीरो ही हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये माइनस टू एम, और ये माइनस टू एन। ओके, सो दिस इज द जनरल एलिमेंट ऑफ रेंज स्पेस। रेंज स्पेस का जनरल एलिमेंट है जिसमें ये सी डी जी एच और आई जे एम एन कुछ भी हो सकते हैं। तो फ्री वेरिएबल कितने हैं, 8 हैं, है ना। तो रेंज का जो जनरल एलिमेंट है उसमें 8 फ्री वेरिएबल्स हैं, सी डी जी एच आई जे एम एंड एन। तो 8 फ्री वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब जो रेंज स्पेस की जो डायमेंशन है वो 8 होगी। सो दैट इज द आंसर। These are all the questions from linear algebra this year, and thanks for watching.